सरसपुर नाम का एक गांव था जहां दो किसान रहते थे। एक था प्रदीप जो हमेशा दुर्भाग्यशाली रहता और नुकसान उठाता था। दूसरा था सौरभ जो बहुत समृद्ध था और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। देखो सुमित्रा, कितनी अच्छी फसल तैयार हो गई है। हमारी मेहनत रंग लाई है। इसे अब हम कल सुबह ही काट लेंगे और फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हाँ जी, आपकी मेहनत सच में रंग लाई है। अब हमारी अंजलि के सारे सपने पूरे होंगे। वो जो कुछ भी चाहती है हम उसे दिला पाएंगे। अरे सुमित्रा, क्यों री? तू भी तो घर की रानी है। इस बार नई साड़ी दिलवाऊंगा तुझे। एक नहीं, दो साड़ियां तेरी पसंद की। हाँ चलो हटो बड़े वो हो। अब बातें बनाना बंद करो और जल्दी सोना है। सुबह सुबह ही तो कटाई शुरू कर देंगे दोनों, वरना फसल कटने में देर हो जाएगी। दोनों चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में अचानक गांव से शोर मचने लगता है। अरे अरे, हम सब बर्बाद हो गए भैया। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे प्रदीप भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो क्या जुल्म हो गया। हमारी खड़ी फसलें जल रही हैं। हमारी सबकी खड़ी तैयार फसलों में आग लग गई भैया। हमने कितनी मेहनत की थी इस फसल के लिए। प्रदीप का पड़ोसी सौरभ भी बाहर आता है। एक नजर डालता है और फिर बेफिक्री से वापस जाकर सो जाता है। अरे सौरभ को लगता है अपनी फसलों की जरा भी फिक्र नहीं है। क्या उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा? फिर इस बार सौरभ ने खेती कहाँ जोती है मुखिया जी, जो उसे फिक्र होगी? शायद उसने फसल लगाई ही नहीं होगी। हैं? क्या कहा? उसने खेत नहीं जोते? फिर इतना पैसा कहाँ से लेकर आता है ये? उसका घर तो हमेशा भरा रहता है। अरे वो तो बड़ा चावल का व्यापारी बन गया है। सुना है कि वो विलायती चावल बेचता है और वो भी कौड़ियों के दाम। शायद इसलिए उसे खेतों की चिंता नहीं। उसे छोड़ो अब यह सोच रहा हूं मैं कि अब मेरा क्या होगा। मेरे तो सारे सपने टूट गए। सुमित्रा, मुझे माफ कर देना। इस बार भी मैं तुम्हारी नई साड़ी ना ला पाऊंगा। मैंने तुम्हें हर बार निराश किया है। अगले दिन खेत के आगे प्रदीप अपनी पत्नी के साथ बैठा दुखी मन से बातें कर रहा है। उसकी आंखें नम थीं। अरे भाग्यवान, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। हर बार कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। खेत में फसल खराब हो ही जाती है। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार मवेशी बीमार पड़ गए थे और उससे पहले भयानक बाढ़ आ गई थी। और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अब तो समझ नहीं आता कि कैसे चुकाऊंगा। दिल छोटा मत करिए जी, जैसी प्रभु की मर्जी। हम सब एक साथ हैं और जैसे सब झेंगे हम भी जी लेंगे। आप उदास मत होइए, हिम्मत रखिए। अब तो हमारे पास वही एक छोटा सा तालाब बचा है। इस बार बरसात भी नहीं होती दिख रही। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। भगवान, पूरे गांव में मातम हो रहा है। हिम्मत मत हारो प्रदीप, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। बस ईमानदारी से लगे रहो और भगवान पर भरोसा रखो। कब मिलेगा यह फल? मेरे हाथ तो सिर्फ सूखा और नुकसान ही आता है। मैं कब तक इंतजार करूं? बच्चों के दुख अब देखे नहीं जाते। उन्हें देखकर मेरा कलेजा फटता है। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब ठीक रहेगा, बस थोड़ा और धीरज रखिए। गांव में भीषण सूखा पड़ जाता है और सभी लोग पानी की समस्या पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गांव वालों, देखो हम सब एक हैं। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा पानी बचा है उसे हम सब इस्तेमाल कर लेंगे। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण दिखती है। तभी सौरभ वहां आता है। अरे प्रदीप, रहा पागल का पागल, अभी तक यहीं बैठा है। अरे यही समय है, अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ, अरे सबसे पानी के मुंह मांगे पैसे ले। तू क्यों मुफ्त में लोगों की मदद कर रहा है? मुंह मांगे नहीं, नहीं सौरभ भाई, ये कैसे कर सकता हूँ? खेत सबके जल चुके हैं, पीने को भी पानी नहीं है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, यह पाप होगा। समय बीतता है।
और प्रदीप देखता है कि उसके पड़ोसी किसान सौरभन के घर एक से बढ़कर एक शहरी आराम की चीजें आती हैं जो गांव में किसी और के पास नहीं है। जाने और सौरभ हंट के घर इतना सामान आता कैसे है? वो तो कभी खेत पर काम करते हुए भी नहीं दिखता। हाँ जी, वो तो खेत पर कभी जाते हुए भी नहीं दिखता, हमेशा घर पर ही रहता है। बच्चे कह रहे थे उसने घर में लाइट भी लगवा ली है जो रात भर जलती रहती है। हाँ माँ, उनके घर तो टीवी और ठंडे पानी वाला फ्रिज भी है। हमने तो सोचा भी नहीं था कभी ऐसी चीज़ों के बारे में। बाबूजी तो पंखा भी नहीं लगवाते, पर सौरभ काका के घर पर ऐसी है, पूरा घर ठंडा रहता है। काश हमारे घर भी ऐसा होता। अरे भला ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल गई सौरभ को? मैं सोचता हूँ अगर मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए तो बात बन जाए, पर मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। क्यों कोसते रहते हो खुद को? बिना मेहनत के पैसे बेईमानी से आता है, समझे? ईमानदारी से कमाया धन ही फलता है। बापू आप भी मेरे लिए टीवी ले आइए ना, मुझे भी कार्टून देखने हैं। हाँ मेरी राजकुमारी, जरूर लाऊंगा, एक दिन जरूर लाऊंगा। प्रदीप सोचता है कि कोई बात तो है। सौरभ के हाथ कौन सी जादू की छड़ी लग गई? वो जानता है कि पूरे गांव में केवल सौरभन ही चैन से है और खूब पैसा कमा रहा है। वो सौरभन से मिलने जाता है, उम्मीद में कि उसे भी कुछ पता चलेगा। अरे प्रदीप भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अरे अंदर आओ ना, ठंडा शरबत पिलवाता हूँ मित्र। आओ बैठो। अरे इतनी उदासी क्यों? क्या हुआ बताओ मुझे। तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। सौरभ भाई क्या बताऊं, जीवन से हार सा गया हूं मैं। बहुत परेशान हूं भाई, खेती में हमेशा नुकसान ही होता है। अब सोच रहा हूं कि कुछ और काम करूं, खेती में तो मेरा भाग्य ही नहीं है। हाँ भाई, कुछ दिन पहले मेरा भी यही हाल था। अगर खेती में घाटा हो रहा है तो कोई और काम भी आजमाओ भाई। और हाँ, अगर चाहो तो मेरी तरह तुम भी अमीर बन सकते हो। एक बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? कोई तरीका है क्या? अरे एक तरीका है, लेकिन तुम्हें जो है ना, थोड़ा सा समझ रहे हो, चालाक बनना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी होशियारी दिखानी पड़ेगी। मेरा एक शहरी दोस्त है जिसने चीन से डुप्लीकेट चावल और बंद गोभी बनाना सीखा। इसमें कोई खर्चा नहीं आता और बढ़िया मुनाफा होता है। यहाँ मैंने भी इस डुप्लीकेट गोभी और चावल का व्यापार शुरू किया है। इससे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं और अब मेरी जिंदगी बदल गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह तरीका सिखा सकता हूँ। ये बहुत आसान है। डुप्लीकेट? ये कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? देखो प्रदीप, नकली चावल बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ, अरे ये बस थोड़ी चालाकी की बात है, बस इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये किया कैसे जाता है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अरे कुछ नहीं। पहले प्लास्टिक लो और थोड़ा सा स्टार्च ले लो। फिर प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है बस। बहुत आसान है, जैसे कोई मोम पिघलाए। फिर इसे चावल के दाने के आकार में ढालकर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से हल्की खुशबू और सफेद रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली चावल जैसे दिखते हैं। कोई पहचान नहीं सकता। सौरभ, इन्हें असली चावल में मिला देने से बता रहा हूं, कोई पहचान भी नहीं सकता। कोई नहीं, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। लेकिन ये तो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होगा ना? ये तो जहर देने जैसा है। अरे भाई, खतरनाक? भारत में परवाह किसे है? हैं? किसे परवाह है? कुछ परवाह स्वास्थ्य की? यहाँ लोग सिर्फ स्वाद देखते हैं और कीमत। अरे लोग स्वाद से खाते हैं और हमें पैसे मिलते हैं भैया। इसी से तो मैंने अपनी दौलत बनाई है। तू भी यही कर। नहीं भाई, ये तो बेईमानी हुई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी आत्मा के खिलाफ है। अरे ये जमाना समझदारी का है। जो चालाकी से काम करता है ना, वही सफल होता है। हाँ भाई प्रदीप, तू भोला है इसलिए गरीब है। प्रदीप यह सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंततः वो गलत रास्ते पर जाने से इनकार कर देता है। उसकी अंतरात्मा उसे ऐसी बेईमानी करने की इजाजत नहीं देती। प्रदीप की बेटी अंजलि बहुत बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन प्रदीप के पास पैसे नहीं है। उसकी पत्नी रो रही है, बेटी को दर्द में देखकर। प्रदीप, हमारी बेटी की जान खतरे में है, कुछ इंतजाम करो। हमें कुछ भी करके पैसे जुटाने होंगे। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पूरी तरह लाचार हूं। अगर कहो तो मैं सौरभ का रास्ता अपना लेता हूं, लेकिन फिर मैं खुद को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा।
मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं सौरभ भाई। वो लोगों की जान से खेलकर अपने लिए खुशी खरीद रहा है। हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए। सुमित्रा, तुम्हें पता है वो नकली चावल बेचता है? उसने मुझे बताया था। नकली चावल? भला नकली चावल कैसे होंगे? ये तो बहुत ही बुरा है। वो बता रहा था कि प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है, फिर इसे चावल के दाने के आकार में ढाल देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से फिर हल्की खुशबू और सफेद रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली चावल के जैसे दिखते हैं। इन्हें असली चावल में मिला देने से वो कह रहा था कि कोई पहचान ही नहीं सकता। ये बहुत ही खतरनाक है। हे राम, घोर कलयुग है जी। ये तो सरेआम हत्या जैसा है। लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। नहीं नहीं, ये हमसे कभी ना होगा। चाहे अंजलि हमें छोड़कर चली जाए, पर ये पाप कभी ना करेंगे। अंजलि और के बापू, हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। तभी सौरभ फिर से आता है और प्रदीप को समझाने की कोशिश करता है, उसे लालच देने की। अरे देखो प्रदीप, अरे बता रहा हूं अभी वक्त है। खुद को भगवान मत समझो, समझे? तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मेरे बचपन के दोस्त हो तुम। हाँ, साथ में स्कूल गए हैं हम। अंजलि, बेटी की तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी तरह बन जाओ तो तुम्हारे पास भी बता रहा हूँ भाई, पैसा ही पैसा होगा भाई, पैसा ही पैसा। तुम्हारी बेटी को तुरंत इलाज मिल जाएगा। अरे सोचो, और तुम्हारा परिवार भूखों भी नहीं मरेगा बाकी गांव वालों की तरह, समझे? तुम्हें कुछ करना ही होगा। नहीं नहीं भाई, अपनी बेटी को जीवन देने के लिए मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मैं बेईमानी का धन नहीं कमा सकता। प्रदीप का परिवार भूखा रहता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। वो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। प्रदीप अपनी बेटी को नीम का काढ़ा पिलाता है और अपने खेत की शुद्ध सब्जियां खिलाता है। धीरे धीरे उसकी बेटी स्वस्थ हो जाती है, उसकी सेहत में सुधार आता है। देखो प्रदीप, भगवान ने हमारी मेहनत और सच्चाई का फल दिया है। हमारी बेटी अब ठीक है। हमने सही रास्ता चुना। हाँ, सच्चाई और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सब देखते हैं। सौरभ के लालच का कोई अंत नहीं था। वो नकली चावल और सब्जियां पूरे गांव में बेचता रहा, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता रहा। उसके लालच ने उसे और भी क्रूर बना दिया। उसने गांव वालों से भारी ब्याज पर पैसे उधार देना शुरू कर दिया, और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन वो हड़प लेता। उसने कई लोगों को बेघर कर दिया। एक दिन गांव का एक गरीब किसान हरिराम उसकी दुकान पर मदद मांगने आया। सौरभ बाबू, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया थोड़े चावल उधार दे दो। सौरभ, हांस बाबू, मैं अगली फसल पर आपको चुका दूंगा, वादा करता हूँ। हैं? उधार? तेरे जैसे कंगालों के लिए मेरी दुकान नहीं है रे। हाँ, अगर अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हो तो कुछ बात बन सकती है। हाँ, वरना चल निकल यहाँ से। हरिराम मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात सौरभन को दे देता है। कुछ ही महीनों में सौरभन ने गांव के कई किसानों की जमीनें हड़प लीं, जिससे गांव में हाहाकार मच गया। एक दिन सौरभ की ही बेटी एक प्रसिद्ध होटल में खाना खाती है, जहां सौरभ के नकली चावल का इस्तेमाल किया गया था। पापा, ये चावल कुछ अजीब लग रहे हैं, लेकिन स्वाद ठीक है। शायद ये नई किस्म है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उसके शरीर में जहर फैल गया है, जिससे वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गई है। देखिए, ये नकली चावलों के कारण हुआ है, जो प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल से बने होते हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो यह स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और उसे जिंदगी भर का लकवा हो सकता है। उसी समय गांव के कई और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस को बुलाया जाता है और जांच शुरू होती है। पुलिस जांच में खुलासा होता है कि नकली चावल और नकली सब्जियां सौरभन के गोदाम से सप्लाई की जा रही थीं। गांव वाले गुस्से में भर जाते हैं
उनकी आंखें लाल थीं। अरे सौरभ, अरे अरे, तूने हमें जहर खिलाया, जहर। अरे रुक, तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। से गलती हो गई है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। ए भाइयों, माफ कर दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अरे ये कोई गलती नहीं है सौरभ, ये पाप है, पाप तूने जानबूझकर किया है। तुमने अन्न के नाम से खिलवाड़ किया है, खिलवाड़, और सभी गांव वालों के जीवन से भी। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। पुलिस सौरभ को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले उसके मुंह पर कालिख पोतते हैं और उसे गद्दे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं ताकि उसे अपनी करतूतों का एहसास हो। सौरभ, देखा तूने, तेरी बेईमानी ने तेरी ही बेटी को सजा दी है, और अब चला मैं तह तुझे जेल में अब सजा भी काटनी होगी। यही तेरे कर्मों का फल है। इंस्पेक्टर साहब, इतना जलील तो कर दिया है, अब भी बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मालामाल कर दूंगा तुम्हें, मालामाल बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अरे कितना गिरेगा सौरभ, हम इतने लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके भी मन नहीं भरा है। तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। चल, अब तुझे असली पुलिसगिरी दिखाएंगे। थाने में चल, वहां तुझे अपने की सजा मिलेगी। गांव वाले तालियां बजाते हैं और सौरभ को हथकड़ियों में जेल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रदीप खेत में बैठा रो रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है। बेटा, क्यों रो रहे हो? इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम उदास क्यों हो? बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। तुम इस सूखे तालाब की मिट्टी अपने खेत में डालो और मेहनत करते रहो, तुम्हें जरूर फल मिलेगा। दूसरी ओर प्रदीप और उसका परिवार मेहनत से खेतों में काम कर रहे थे। बुजुर्ग की सलाह मानकर प्रदीप ने अपने सूखे तालाब से उपजाऊ मिट्टी निकालकर उसे अपने खेत में डालने का फैसला किया ताकि उसकी फसल अच्छी हो और उसे कुछ फायदा मिले। एक दिन जब वो मिट्टी निकाल रहे थे तो वो थक कर वहीं सो जाते हैं। सुबह जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि दो नाग एक मिट्टी के ढेर के ऊपर कुंडली मारकर बैठे हैं। उनकी नजरें स्थिर थीं। हे भगवान, ये नाग देवता यहाँ कैसे आ गए? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसने काटा नहीं। ये क्या संकेत है? हो ना हो नाग देवता का यूं अचानक से कुंडली मारकर बैठना कोई तो संकेत है। शायद भगवान मुझे कुछ बताना चाहते हैं। तभी उसे महसूस होता है कि यह कोई संकेत हो सकता है। वो और गहराई से खुदाई करने लगता है, पूरी लगन से। कुछ देर बाद उसका फावड़ा एक धातु की चीज से टकराता है। वो जल्दी से मिट्टी हटाता है और देखता है कि वहां एक विशाल शिवलिंग और एक सोने का खजाना दबा हुआ है। उसकी आंखें चमक उठी। भगवान शंकर की कृपा। जय भोलेनाथ। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। यह हमारी वर्षों की सत्यनिष्ठा और परिश्रम का इनाम। भगवान ने मेरी ईमानदारी का फल दिया है। गांव वाले ये खबर सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब आश्चर्यचकित थे। प्रदीप निश्चय करता है कि इस स्थान पर एक भव्य शिवालय बनाएगा। वह परिश्रम और सत्यनिष्ठा का फल है जो मैंने धैर्य के साथ प्राप्त किया।